हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉजिक। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हमने अच्छे से समझा था, जहां कंपनी अपने मेंबर्स और डायरेक्टर से अलग मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन समझेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहाँ कोर्ट कंपनी का पर्दा हटाकर सीधा उन रियल लोगों तक पहुँचती है जो उसका मिसयूज़ कर रहे होते हैं। हम सिंपल वे में समझेंगे कि कॉर्पोरेट व्हील का बेसिक मीनिंग क्या होता है, किस किस सिचुएशन में कोर्ट व्हील लिफ्ट करके डायरेक्टर्स और मेंबर्स को पर्सनली लायबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। एक एग्जांपल के साथ इमेजिन करो, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब जो लोग कंपनी चलाते हैं, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना घर, अपने एसेट्स हैं, लेकिन लीगली कंपनी एक अलग पर्सन बन जाती है। मतलब अगर कंपनी के ऊपर 50 लाख्स का डेट है तो शेयर होल्डर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उस डेट को रीपे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर्स दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये जो सेपरेशन है, यही कॉर्पोरेट व्हील है। मतलब एक पर्दा जो कंपनी और जो उसके ऑनर्स हैं उसके बीच, उन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। इसी को हम कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। अब अगर इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, इस कॉर्पोरेट व्हील को इग्नोर कर दिया जाए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी को इग्नोर कर दिया जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अगर कंपनी का व्हील लिफ्ट हो जाए तो कोर्ट बोल देता है, अरे ये कंपनी तो सिर्फ एक मास्क था, असली गिल्टी तो ये डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स हैं। जब व्हील लिफ्ट होता है तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल बन सकते हैं, शेयर होल्डर्स अपनी पर्सनल एसेट से लायबिलिटी फेस कर सकते हैं, कंपनी का सेपरेट पर्सन होना खत्म हो जाता है। इन तीनों, जो डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और जो कंपनी है, इनको एक ही डिवाइस माना जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, बेसिकली एक्सेप्शन माना जाता है टू द रूल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब क्वेश्चन ये है कि कोर्ट व्हील लिफ्ट कब कब करता है। तो कोर्ट व्हील लिफ्ट करता है जब कंपनी से फ्रॉड हो रहा हो, कंपनी से टैक्स चोरी किया जा रहा हो, या कंपनी बस एक फॉल्स मास्क है किसी गलत काम को करने के लिए, या फिर लॉ को बाईपास करने के लिए कंपनी यूज़ हो रही हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब केसेस कौन से होते हैं। तो व्हील जो लिफ्टिंग है, ये बेसिकली दो वेज में ऑपरेट करती है, स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग एंड जुडिशियल लिफ्टिंग। इनको हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग को समझते हैं। मतलब जब लॉ खुद बोलता है कि यहाँ व्हील लिफ्ट किया जा सकता है। अब लॉ में 6 इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जहाँ कंपनीज एक्ट खुद परमिशन देता है कि व्हील लिफ्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं, रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो मिनिमम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम और तुम्हारा दोस्त राज ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, फ्रेंड्स टेक प्राइवेट लिमिटेड। अब लॉ के हिसाब से प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने ज़रूरी है। अब तुम दोनों पार्टनर्स हो, बिजनेस चल रहा है, सब ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, राज को किसी रीज़न से कंपनी से अलग होना पड़ गया। ठीक है, तो राज क्या करता है, अपने सारे शेयर और मेंबरशिप बेचकर चला गया वो। अब सिर्फ तुम एक मेंबर बचे हो। अब लॉ के हिसाब से प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन अब तुम अकेले हो। अगर तुम 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस करते रहे तो इस स्टेट में लॉ तुम्हें क्या करेगा, पनिश करेगा। और ये पनिशमेंट क्या होती है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का जो शील्ड है उसको हटा दिया जाता है। नॉर्मली अगर कंपनी के ऊपर 10 लाख का डेट है तो तुम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे नहीं कर सकते। कंपनी अलग एंटिटी है, तुम अलग हो। लेकिन जब व्हील लिफ्ट होती है तुम पर्सनली लायबल बन जाते हो। अपनी पर्सनल सेविंग, अपना घर, सब कुछ रिस्क में आ जाता है। इसका मतलब ये है, कंपनी लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि मिनिमम मेंबर्स, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7, इतने मिनिमम मेंबर्स हमें चाहिए होंगे कंपनी को चलाने के लिए। पर अगर ये मिनिमम मेंबर से भी कम मेंबर्स हो जाते हैं और फिर भी बिजनेस जो है, फिर भी कंपनी जो है वो कैरी आउट की जा रही, अपना बिजनेस कैरी आउट करती है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है उसको रिमूव कर दिया जाता है और लिफ्ट कर दी जाती है कॉर्पोरेट व्हील को। तो इसमें केस लॉ है मदन लाल फकीर चंद दूधिया वर्सेस श्री चंगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड। इस केस में कंपनी के मेंबर्स का नंबर मिनिमम से कम हो गया, पर कंपनी बिजनेस करती रही फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अब कोर्ट ने सोचा लॉ ब्रेक किया तो पनिशमेंट मिलेगी, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया और रिमेनिंग मेंबर्स को पर्सनली लायबल बनाया गया। नेक्स्ट सिनेरियो आता है हमारा, मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये वो एडवर्टीजमेंट होता है जो कंपनी पब्लिक को बोलती है कि अरे भाई हमारे शेयर्स खरीदो और कंपनी तुम्हें प्रॉफिट देगी। प्रॉब्लम क्या है, अगर कंपनी झूठ बोलती है ये प्रॉस्पेक्टस में कि हमारे पास 100 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्चुअल में 10 करोड़ का भी नहीं है, फ्यूचर प्लान झूठे बताए, या फिर इंपॉर्टेंट रिस्क छुपा दिए, मतलब मिस स्टेटमेंट कर दी प्रॉस्पेक्टस के अंदर, तो इन्वेस्टर्स अब क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स पब्लिक प्रॉस्पेक्टस पढ़कर ही ट्रस्ट करते हैं और अपनी जितनी भी
भी लाइफ सेविंग्स हैं वो कंपनी में लगा देते हैं। अब इन्वेस्टर्स का पूरा नुकसान हो गया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, मिस स्टेटमेंट की प्रॉस्पेक्टस के अंदर। अब लॉ क्या करता है, अब लॉ क्या कहता है, अब मान लो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि यार ये तो कंपनी ने किया, हम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी की कॉर्पोरेट अपनी खुद की लीगल एंटिटी है, मतलब खुद की लीगल आइडेंटिटी है कंपनी की। तो कोर्ट बोलता है नहीं भाई, कोर्ट क्या करती है, व्हील को लिफ्ट कर देती है, डायरेक्टर्स को पर्सनल पॉकेट से पैसे देने पड़ते हैं और क्रिमिनल केस भी हो सकता है, मतलब डायरेक्टर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर वो सारे ऑफिसर्स जो प्रोस्पेक्टस को इशू करने में रिस्पॉन्सिबल थे उन सबको लायबल ठहराया जाता है। मतलब इस केस में भी जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जो कॉर्पोरेट व्हील थी उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। अब इसमें केस लो है न्यू ब्रंसविक एंड कनाडा रेलवे कंपनी वर्सेस मगरेज। इसमें डायरेक्टर्स ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया और उसमें झूठ लिखा, तो इन्वेस्टर्स ने उस प्रॉस्पेक्टस के ऊपर ट्रस्ट किया और अपना पैसा लगा दिया, उनको लॉस हो गया। कोर्ट ने डायरेक्टर्स को यहाँ पे पर्सनली लायबल माना क्यों, और डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, पर कोर्ट ने लिफ्ट करी कॉर्पोरेट व्हील और डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल माना गया फॉर द मिस्टेक। अब नेक्स्ट सिनेरियो आता है हमारा फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब इमेजिन करो ये स्टोरी, एक कंपनी है जो पब्लिक से पैसा मांगती है, फ्लैट्स खरीदो और 1 साल में रेडी हो जाएंगे। लैक्स ऑफ पीपल ने पैसा लगा दिया अपना उस कंपनी में, कंपनी ने फ्लैट्स बनाए नहीं और पैसा कहाँ गया, डायरेक्टर्स की पॉकेट में। अब कंपनी बोलती है सॉरी क्रेडिटर्स, कंपनी के पास पैसे नहीं है, हम डायरेक्टर सेफ हैं क्योंकि कंपनी जो है वो सेपरेट एंटिटी है और हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब कोर्ट क्या करती है इस केस के अंदर, कोर्ट बोलती है अरे यहाँ तो फ्रॉड हो रहा है। इस केस में कोर्ट जो ये कॉर्पोरेट व्हील थी उसको क्या कर देती है, लिफ्ट कर देती है और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको लायबल माना जाता है। मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यहाँ पे डिनाई कर दिया जाता है किस केस के अंदर, जहाँ पे फ्रॉड जो है वो इन्वॉल्व हो। अब इसमें भी हम एक केस लॉ समझते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें क्या हुआ, स्किपर कंपनी ने फ्लैट्स के नाम पर पब्लिक से करोड़ों रुपए कलेक्ट किए, फ्लैट्स नहीं बनाए, पैसे अपने आपस में क्या कर लिए, उन्होंने बांट लिए और उन्होंने बोला कि हम लोग सेफ़ हैं क्योंकि कंपनी अलग है, कंपनी ही लायबल मानी जाएगी, हम लोगों को लायबल नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये कंपनी सिर्फ फ्रॉड का मास्क थी। रिजल्ट क्या हुआ इसका, व्हील को लिफ्ट कर लिया गया और डायरेक्टर्स को पर्सनली पैसे से रीपे करना पड़ा। सिचुएशन समझते हैं, फेलियर टू यूज़ कंपनी नेम। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। अब जब कंपनी को किसी को लेटर लिखना है, चेक इशू करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या चाहिए, कंपनी का फुल रजिस्टर्ड नेम लिखा होना चाहिए, मतलब ABC लिमिटेड, उस रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्टर्ड नाम है ये लिखा होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपने सिर्फ ABC लिखा तो नहीं चलेगा, मतलब वर्ड लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी है। अब क्या प्रॉब्लम होता है, अगर कंपनी का नाम प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, सामने वाले को लगता है कि ये वो एक इंडिविजुअल के साथ डील कर रहा है, कंपनी के साथ नहीं। तो इसी को हम डिसेप्शन बोलते हैं, फिर एक तरह से झूठ बोलना हो गया ये। अब लॉ कहता है कि कंपनी को अपना फुल रजिस्टर्ड नेम हर डॉक्यूमेंट पर यूज़ करना ज़रूरी है। क्यों, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको पता रहे कि कंपनी के थ्रू ट्रांजेक्शन है, इंडिविजुअल के थ्रू नहीं। अब जो लोग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, मतलब अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर नाम अच्छे से मेंशन नहीं है, तो जो लोग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स, उन्हें पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड में डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, चेक इशू किया। अब उसके अंदर लिखा ABC लिमिटेड लिखने के बजाय उन्होंने सिर्फ ABC लिखा, तो इस केस के अंदर क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। सामने वाला चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट बोलता है जिस आदमी ने ये साइन किया, मतलब जो डायरेक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, वो लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अब जो डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी की गलती है। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद वो डॉक्यूमेंट साइन किया है और उन्हें पता था कि यहाँ पे जो नेम है वो गलत लिखा हुआ है। तो इस केस के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल माने जाएंगे। अब इसमें हमारा केस है हैंडन वर्सेस एडलमैन। अब इस केस में एक कंपनी थी जिसका रजिस्टर्ड नेम था हैंडन कंपनी लिमिटेड, लेकिन जब डॉक्यूमेंट साइन किए तो सिर्फ हैंडन कंपनी लिखा, लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा। अब एडलमैन नाम का आदमी जो सामने वाला था वो कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा अरे ये तो किसी इंडिविजुअल बिजनेस ओनर ने लिखा है, मतलब एडलमैन ने अज्यूम किया कि वो इंडिविजुअल से डील कर रहा है, ना कि कंपनी के साथ। अब कोर्ट का क्या डिसीजन आया, यहाँ पे व्हील को लिफ्ट किया गया और जिन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट को साइन किया था उन्हें पर्सनली लायबल
माना गया, उन्होंने कंपनी का प्रॉपर नेम लिखा नहीं तो शील्ड नहीं मिल सकती और एडलमैन को जो लॉस हुआ वो डायरेक्टली उनसे रिकवर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अल्ट्रा वायर्स एक्ट विद पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है, अल्ट्रा का मतलब बाहर, वायर्स का मतलब पावर, यानी कंपनी के पावर से बाहर का काम। अब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा होता है कि ये कंपनी ये काम करेगी, मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो उन ऑब्जेक्ट्स में ही काम करेगी, अपने उन ऑब्जेक्ट से बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी सिर्फ मोबाइल्स फ़ोन बनाएगी और लेकिन कंपनी क्या करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे, तो ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है। तो अगर डायरेक्टर्स खुद एक्टिवली इस अल्ट्रा वायर्स एक्ट को अप्रूव करते हैं या करवाते हैं तो उन्हें कंपनी का शील्ड नहीं मिलेगा। मतलब कंपनी बोल सकती है ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, लेकिन डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल बन जाएंगे लॉसेस के लिए। अब इसमें हमारा केस लो आता है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिशे कंपनी। इस केस में क्या होता है, कंपनी का काम जो है वो मेमोरेंडम में मेंशन्ड होता है। तो रेलवे, उनका काम था रेलवे कैरियज बनाना, लेकिन कंपनी ने क्या किया, रेलवे लाइन फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कोर्ट ने कहा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अल्ट्रा वायर्स है, मतलब कंपनी की पावर से बाहर है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोला गया और डायरेक्टर्स कॉरपोरेट पर्सनालिटी के पीछे नहीं छुप सकते और डायरेक्टर्स को पर्सनली फेस करना पड़ा कॉन्सिक्वेंस, मतलब डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल बनाया। अब हमारी लास्ट सिचुएशन आती है इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स। अब ये क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ को कंपनी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर मिल जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम क्या करते हैं वो, कंपनी का असली मालिक कौन है ये देखते हैं, रियल कंट्रोल किसके पास है और बेनिफिशियल ऑनर्स कौन है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। मतलब कंपनी के पीछे का जो भी पर्दा है उसे हटा दिया जाता है ताकि फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट या इलीगल काम को पकड़ा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे पुलिस है, पुलिस एक घर की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरे घर में देखती है कि अंदर क्या है, कौन रहता है, क्या छुपा रहे हैं वो लोग। वही कंपनी के साथ भी होता है, अथॉरिटीज़ कंपनी के अंदर देखती है, मतलब जो कॉरपोरेट व्हील है उसको हटा दिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कंपनी का असली मालिक कौन है, रियल कंट्रोल किसके पास और बेनिफिशियल ऑनर्स कौन कौन है। अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील, जहाँ कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि व्हील को लिफ्ट किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो अब हम इसके ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जब कंपनी को गलत काम करने के लिए बनाया जाता है या यूज़ किया जाता है, मतलब कंपनी बनाई सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, लॉ से बचने के लिए या फिर गलत काम करने के लिए, तो ऐसे केस में कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे केसेस में कोर्ट कॉरपोरेट व्हील लिफ्ट कर देता है। मतलब कोर्ट कंपनी के पीछे जाकर रियल लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो एक्चुअली कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं और फिर उन लोगों को पर्सनली लायबल बनाया जाता है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती है, फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती। इस तरह कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि जस्टिस लीगल टेक्निकलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने कंपनी बनाई सिर्फ यही पर्पस से कि वो लीगल ऑब्लिगेशन से बचे या किसी को चीट करे। कोर्ट देख लेगा कि ये कंपनी जेन्युइन बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ गलत काम के लिए बनाई गई है। फाइनल डिसीजन क्या आएगा, व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा, रियल पर्सन को पकड़ा जाएगा और जस्टिस किया जाएगा। तो अब हम इसका एक केस लॉ पढ़ते हैं, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होन। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था, गिलफर्ड मोटर कंपनी एक मोटर कंपनी थी, मिस्टर होन उनका एक एम्प्लॉय था। जब होन ने जॉब छोड़ी तो कंपनी ने उससे एक अग्रीमेंट साइन करवाया कि वो 2 साल तक उनके कस्टमर्स, मतलब गिलफर्ड कंपनी के कस्टमर्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या हुई, होन ने सोचा मैं तो अग्रीमेंट फॉलो करूँगा लेकिन कंपनी बना लूँगा, और उसने क्या किया, कंपनी अपने वाइफ के नाम से बना दी, मतलब जेएम हॉर्न एंड कंपनी लिमिटेड अपनी वाइफ के नाम से बना दी। इस कंपनी के थ्रू गिलफर्ड के कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। टेक्निकली हॉर्न पर्सनली अग्रीमेंट ब्रेक नहीं कर रहा था, कंपनी कर रही थी। तो गिलफर्ड कंपनी को शॉक लगा, उन्होंने बोला ये तो चीटिंग है, हॉर्न कंपनी के पीछे, हॉर्न जो है वो कंपनी के पीछे छुप रहा है। तो हॉर्न का क्या आर्गूमेंट रहा, उसने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरी कंपनी कर रही है, तो और कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है तो इसलिए उसको लायबल नहीं माना जाना चाहिए। बट कोर्ट का क्या डिसीजन आया, कोर्ट ने कहा कि जो होन है वो कंपनी को एज अ मास्क यूज़ कर रहा है, मतलब फ्रॉड करने के लिए वो कंपनी को एज अ मास्क यूज़ कर रहा है। तो कोर्ट ने क्या किया, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया और होन को लायबल, पर्सनली लायबल बनाया गया। अब हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है इवेशन ऑफ टैक्स। अब इससे क्या होता है, जब कोई पर्सन या ग्रुप कंपनी बनाता है या फिर
कंपनी का स्ट्रक्चर यूज़ करता है सिर्फ टैक्स बचाने या फिर चोरी करने के लिए, तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देती है। मतलब कंपनी का जो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है उसको इग्नोर कर दिया जाता है और रियल पर्सनस को टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है लेकिन टैक्स नहीं देना चाहता। वो क्या करता है, वो कंपनी बनाता है अपने रिलेटिव के नाम पर। अब वो अपनी जितनी भी इनकम होती है वो कंपनी में डाल देता है और कंपनी में क्या दिखा दिया जाता है, लॉस दिखा दिया जाता है। टैक्स, इससे क्या होता है, टैक्स बच जाता है। अब इस केस के अंदर कोर्ट बोलती है कि ये कंपनी एक शैम कंपनी है, तो इस केस के अंदर व्हील को लिफ्ट कर दिया जाता है और जो उसके पीछे के रियल पर्सन है उनको पर्सनली लायबल बनाया जाता है। तो इसका हमारा केस लो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, एक कंपनी थी मीनाक्षी मिल्स, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को ऐसे यूज़ किया कि टैक्स कम से कम हो जाए। मतलब कंपनी ने लीगल फॉर्म बनाया लेकिन एक्चुअल पर्पस था टैक्स बचाना या इवेड करना। अब ये क्वेश्चन उठा कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को क्या देखना चाहिए, सिर्फ उसकी लीगल फॉर्म देखनी चाहिए या उसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी देखनी चाहिए, मतलब उसकी असली इंटेंशन देखनी चाहिए और उसके बेनिफिशरीज़ कौन है वो देखना चाहिए। अब इस केस के अंदर कोर्ट का क्लियर डिसीजन ये रहा कि जब कंपनी का स्ट्रक्चर सिर्फ टैक्स को इवेट करने के लिए यूज़ हो रहा है तब हम कॉरपोरेट व्हील लिफ्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है कंपनी एज अ शैम और फसाड। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग कंपनी बनाते हैं सिर्फ गलत काम को छुपाने के लिए, कोई असली बिजनेस पर्पस नहीं होता। ये कंपनी यहाँ पे जो है इस केस के अंदर कंपनी एक मास्क बन जाती है, जैसे आप फेस मास्क लगा लेते हो क्राइम करने के लिए। अब इसमें कोर्ट का क्या रूल है, ऐसे केसेस में कोर्ट बोलता है कि ये कंपनी फेक है, शैम है और कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर देती है, रियल पर्सन्स को पर्सनली लायबल बना देती है। इसके अंदर हमारा केस है जॉन्स वर्सेस लिपमैन। इसमें क्या हुआ था, जॉन्स और लिपमैन के बीच में एक डील हुई। लिपमैन ने जॉन्स को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब लिपमैन को बाद में पछतावा हुआ, उसको वो चाहता था कि अब वो लिपमैन अपनी जो ज़मीन है वो जॉन्स को ना बेचे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहता था, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने अपना जुगाड़ लगाया, उसने एक नई कंपनी बनाई और अपनी जितनी भी ज़मीन है वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पे लिपमैन का क्या एक्सक्यूज़ रहा, लिपमैन ने क्लेम किया कि अब ज़मीन कंपनी की है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी है, कंपनी तो सिर्फ क्या है, एक शैम है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए कंपनी बनाई है। तो इसमें फाइनल डिसीजन ये रहा, व्हील को लिफ्ट कर दिया गया, कंपनी को मेयर फसाड माना और लिपमैन को पर्सनली लायबल माना गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर, और उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ा। अब हम नेक्स्ट ग्राउंड डिस्कस करते हैं एजेंसी और ऑल्टर ईगो थ्योरी। अब ऑल्टर ईगो का मतलब होता है दूसरा रूप। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक आदमी है जो कंपनी बनाता है लेकिन कंपनी उसकी पपेट बन जाती है। मतलब कंपनी का कोई अपना इंडिपेंडेंट विल नहीं होता, मतलब कंपनी सिर्फ उस आदमी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, उसके पैसे लगाती है, उसके डिसीजंस लेती है। कोर्ट बोलता है ये कंपनी तो असली आदमी का ही दूसरा रूप है, मतलब सेपरेट पर्सनैलिटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मान लो पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है, चाइल्ड कंपनी सब्सिडरी कंपनी। अगर पेरेंट कंपनी चाइल्ड कंपनी पर पूरा कंट्रोल रखती है, मतलब चाइल्ड के डायरेक्टर्स पेरेंट के ही लोग हैं, चाइल्ड के पैसे पेरेंट कंट्रोल करती है, चाइल्ड के डिसीजंस पेरेंट्स लेती है और चाइल्ड की कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, तो इस केस के अंदर कोर्ट चाइल्ड को इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं मानता। अब इसमें हमारा केस लो आता है स्मिथ स्टोन एंड निक लिमिटेड वर्सेस बर्मिंघम कॉरपोरेशन। स्टोरी क्या थी, एक होल्डिंग कंपनी थी स्मिथ स्टोन, उसकी सब्सिडरी कंपनी बिजनेस कर रही थी। सब्सिडरी कंपनी का जो पूरा कंट्रोल था वो होल्डिंग कंपनी के पास था। अब सब्सिडरी इंडिपेंडेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग की एजेंट है, ये क्वेश्चन था। अब कोर्ट का डिसीजन ये आया कि जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी की कोई अपनी विल नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी की एजेंट है। व्हील को लिफ्ट किया गया और होल्डिंग कंपनी को रियल ओनर बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट ग्राउंड आता है अवॉइडेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तो जब कोई कंपनी बनाई या यूज़ की जाती है सिर्फ इसलिए कि एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटीज़ से बचा जा सके, मतलब लॉ के रूल्स को डॉज करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल,
तुम्हारे पास लेबर ड्यूज़ है, मतलब वर्कर्स को बोनस देना है या फिर सैलरी देनी है, या फिर तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है, या फिर तुम्हारी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है किसी से, मतलब तुम्हें किसी को पैसे वापस करने हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम एक नई कंपनी बना देते हो और अपने जितने भी एसेट्स हैं उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हो और बोलते हो कि अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये क्या मानी जाती है, हमारी चीटिंग मानी जाती है। इसमें इस केस में वी को लिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा केस लॉ आता है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ, एक बड़ी कंपनी थी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, उन्होंने अपने वर्कर्स को बोनस देना था, मतलब लेबर लॉ के अंडर। कंपनी ने ट्रिक मारी, उन्होंने क्या किया, एक नई सब्सिडरी कंपनी बना दी, अपने प्रॉफिट्स और एसेट्स उस सब्सिडरी में ट्रांसफ़र कर दिए। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, बोनस अमाउंट कम हो जाए, मतलब उनको, क्योंकि अब प्रॉफिट्स उनको कम दिख रहे थे तो कि उनको बोनस कम देना पड़े अपने वर्कर्स को। तो वर्कर्स ने कहा कि ये तो अनफेयर है, तुम कंपनी बना के हमारे राइट से भाग रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फैक्ट्स चेक किए, ये सब्सिडरी सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए बनाई गई थी, कॉरपोरेट व्हील यहाँ पे लिफ्ट कर दी गई और पेरेंट कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी बनाना लीगल है लेकिन लॉ से भागना इलीगल है। अब नेक्स्ट ग्राउंड आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जब कंपनी का काम प्योर पब्लिक को अफेक्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट या कोई पब्लिक सर्विस, तब कोर्ट्स कॉरपोरेट व्हील लिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल कंपनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक का वेलफेयर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम केस लॉ समझते हैं पहले। तो यहाँ केस लॉ है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रेणु सागर पावर कंपनी। क्या हुआ था, रेणु सागर पावर कंपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी। ये कंपनी सिर्फ अपनी होल्डिंग कंपनी हिंडाल्को को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। रेणु सागर का कोई और कस्टमर नहीं था, बस एक ही कंपनी को पावर देती थी। कोर्ट ने सोचा ये सब्सिडरी कंपनी सच में इंडिपेंडेंट कंपनी है या सिर्फ होल्डिंग कंपनी का एक डिपार्टमेंट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पब्लिक मैटर, तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई होने चाहिए थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, यहाँ पे व्हील को लिफ्ट कर दिया गया और रेणु सागर को होल्डिंग कंपनी हिंडाल्को का ऑल्टर ईगो माना गया और सब्सिडरी कंपनी को अलग ट्रीट नहीं किया गया, और मतलब होल्डिंग कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। इसका मतलब ये हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में कोर्ट इजीली व्हील को लिफ्ट करते हैं और कंपनी का रियल कंट्रोल देखा जाता है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंपनी को सेपरेट पर्सनालिटी नहीं माना जाता। अब हम नेक्स्ट ग्राउंड को पढ़ते हैं, एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो ये टॉपिक स्पेसिफिकली वॉर टाइम या नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो वर्ल्ड वॉर चल रही है, एक कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर है, मतलब लीगली ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन उसके सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स जर्मन सिटीजन्स हैं और जो जर्मनी जो है वो एनिमी कंट्री है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपनी को ब्रिटिश कंपनी माना जाए या फिर एनिमी कंपनी माना जाए। तो कोर्ट बोलता है कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन जो रियल कंट्रोल है वो किसके पास है, हमारे जर्मन के पास है। तो कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाए और रजिस्ट्रेशन नहीं देखी जाएगी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, बल्कि रियल कंट्रोल देखा जाना चाहिए कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स की क्या नेशनैलिटी है, और अगर एनिमी कंट्री के लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो कंपनी को भी एनिमी कैरेक्टर मिल जाता है। अब इसमें हमारा केस आता है डालमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। क्या हुआ था, एक कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी थी, इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड थी, लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और उसके जो डायरेक्टर्स थे वो कौन थे, जर्मन नेशनल्स थे। और जर्मनी हमारी क्या थी उस टाइम पर, वर्ल्ड वॉर था, तो जर्मनी एनिमी कंट्री थी इंग्लैंड की। तो कंपनी चाहती थी कि वो इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करे, तो इसके अगेंस्ट क्या किया गया था, लॉ सूट फाइल किया गया। कंपनी का आर्ग्यूमेंट था कि मैं तो इंग्लिश कंपनी हूँ, मुझे सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, मेरी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। तो कोर्ट का डिसीजन आया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हील को लिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे रियल कंट्रोल देखा गया कि जर्मन एनिमीज़ के पास है और कंपनी को एनिमी कैरेक्टर दिया गया, और वॉर टाइम में एनिमी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होते। अब हमारा लास्ट ग्राउंड आता है ग्रुप और होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। तो सिंपल समझो कि एक होल्डिंग कंपनी होती है जो दूसरी कंपनीज़ में शेयर खरीदती है और उनको कंट्रोल करती है, और सब्सिडरी कंपनी प्रैक्टिकली होल्डिंग कंपनी की पपेट बन जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि होल्डिंग कंपनी बोलती है हम अलग एंटिटी हैं, सब्सिडरी के
गलतियों की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। लेकिन सब्सिडरी के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर ही नहीं होती, तो होल्डिंग ही सब डिसाइड करती है। तो जब होल्डिंग कंपनी कंप्लीट कंट्रोल रखती है, सब्सिडरी कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी है, तो कोर्ट व्हील को लिफ्ट कर देती है और ग्रुप को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ट्रीट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हमने कंप्लीट कंसेप्ट समझा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।